हेलो स्टूडेंट्स। तो बैंकिंग का जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 3 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा बैंकिंग में, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो क्या करे थे, एक तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन की जहां पर सारा डेटा अगर अवेलेबल हो तो इंटरेस्ट निकालना और फिर मैच्योरिटी वैल्यू निकालना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन किया था जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था आर, और फिर एक क्वेश्चन किया था जहां पे प्रिंसिपल पी फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने ये 3 क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में। अब बैंकिंग में जो सबसे डिफिकल्ट, सबसे वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन उन इजी क्वेश्चंस में जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है वो होता है जहां पे हमें टाइम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मतलब एन निकालना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उन क्वेश्चंस के को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। देखो, एक टाइप जहां पर इंटरेस्ट दिया है और एन निकालना है, मतलब इंटरेस्ट पता है हमें, आई की वैल्यू पता है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या टाइम पीरियड निकालना है, एन निकालना है। एक टाइप ये हो गया। और सेकंड टाइप होता है जहां पे मैच्योरिटी वैल्यू दी है और एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम उस पर आ रहे हैं जहां पर इंटरेस्ट दिया है और हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ठीक, या एन निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजीव भारद्वाज हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹600 पर मंथ। ठीक है, तो दैट मीन 600 क्या हो गया, 600 हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो गया ₹600। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। ठीक है, तो बैंक सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है 7% पर एनम। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है वो हो जाएगा 7% पर एनम, एंड ही गेट्स ₹1050 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अब यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे लिखा है ही गेट्स ₹1050 एज इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट है, 1050 इंटरेस्ट है जो कि उसको एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मिलेगा। ठीक है, देन फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। तो हमें यह निकालना है कि अकाउंट कितने टाइम के लिए उसने होल्ड करके रखा था, कितने टाइम तक अकाउंट मेंटेन्ड था बैंक के साथ। ठीक है, तो अगर हम यहां पे फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू, ठीक, पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, इंटरेस्ट आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, अब अगर यहां पर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये 1050 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 600 इंटू एन प्लस 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, तो ये हो जाएगा 7, 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, यहां पर ये 0 0 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद ये ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा है कि ये 6 भी काट सकते हैं, 6 से 12 को काट सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। ये दोनों 2 और 2 इस तरफ आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और ये 7 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, और यहां पे हम n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1050 इंटू, अच्छा ये जो नीचे 2 और 2 है, ये दोनों 2 यहां से ऊपर आके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब इंटू 2 इंटू 2, तो 1050 इंटू 2 अपॉन, और यहां से ये जो 7 है ये 7 अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अगर हम 7 से इसको कैंसिल कर दें, 7 इंटू 1, ठीक, यहां पे क्या बचा, 35, 5 और 0, तो ये कितना आ गया, अच्छा सॉरी n प्लस 1 भी है ना, n के साथ यहाँ n प्लस 1 भी है, तो n प्लस 1 भी यहां लिख लेते हैं। ठीक, अब ये कितना आएगा, 150 इंटू 2, 300 इंटू 2, ये आ जाएगा 600, तो 600
इज इक्वल्स टू, ये अंदर जाएगा, n अंदर जाएगा तो n स्क्वायर प्लस n, और फिर 600 को उधर भेजेंगे तो आएगा 0 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 600। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो, दो तरह के क्वेश्चन मैंने बोले होते हैं, एक होता है जहां मैच्योरिटी वैल्यू दी है और n निकालना है, और एक होता है जहां इंटरेस्ट दिया है और वहां n निकालना है। तो जनरली जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है और n निकालना है वो क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं, थोड़े से सिंपल होते हैं। किस चीज में? फैक्टराइज करने में, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म उनकी कंपैरेटिवली थोड़ी इजी होती है। तो यहां पर हम इजीली थोड़ा सा मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जनरली जो मैच्योरिटी वैल्यू दी होती है और n निकालना होता है वहां पे नंबर्स काफी बड़े हो जाते हैं, इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं, नंबर्स काफी हैवी और लार्ज नंबर होते हैं, तो उसको जो है स्प्लिट करने में दिक्कत आती है। तो अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चन होते हैं, और उसमें एक तरीका भी हम बताएंगे स्प्लिट करने का। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जहां मैच्योरिटी वैल्यू दी हो और n निकालना हो। खैर यहाँ पे तो इतना कुछ है नहीं, यहाँ पे तो इंटरेस्ट दिया है और n निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में जो इक्वेशन बनती है उसके नंबर्स छोटे होते हैं, तो यहाँ पे इसको नॉर्मल अगर सॉल्व करें तो देखो आखिरी में 600 है, हमें 600 की हेल्प से n चाहिए। ठीक है, n मतलब 1n चाहिए, तो 600 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 24। अगर हम 25 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, ठीक, n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 600। ठीक, इसका मतलब यहां से अगर हम n को कॉमन लेते हैं, इससे अगर हम n को कॉमन लेते हैं तो बचेगा n प्लस 25, और अगर इससे माइनस 24 कॉमन लेते हैं तो बचेगा n प्लस 25। ठीक, तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है n प्लस 25 कॉमन ले लें तो n प्लस 25 एक ब्रैकेट में, n माइनस 24 दूसरे ब्रैकेट में, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। राइट, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम n प्लस 25 इक्वल टू 0 करें तो n की वैल्यू माइनस 25 आ जाएगी, जो कि नेग्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज n जो है वो टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ मंथ है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और सेकेंड वैल्यू n माइनस 24 इक्वल्स टू 0 अगर करेंगे तो n की वैल्यू 24 हो जाएगी। ठीक है, तो n की जो दो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है माइनस 25 जो कि नेगेटिव है इसलिए नेग्लेक्ट हो गई, और दूसरी वैल्यू आ रही है 24। 24 को अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि n जो होता है वो मंथ्स में आता है बैंकिंग में, तो 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। ये वो क्वेश्चन है जहां हमें एक्चुअली टाइम फाइंड करना है। ठीक, तो देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट of 1200 per month has a maturity value of 12440। ठीक है, एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। अच्छा, वो अकाउंट में 1200 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है जो भी पर्सन है। ठीक है, तो इसका मतलब P दे रखा है, P इज 1200 पर मंथ। मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो है 12440, तो जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो है ₹12440, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड द टाइम इन मंथ ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दैट मीन्स यहां पे हमें टाइम बताना है और वो भी टाइम को मंथ्स में ही बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आंसर 24 आता है फॉर एग्जांपल, तो हम आंसर में 2 ईयर नहीं लिखेंगे, हम 24 मंथ्स ही लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि गिव योर आंसर या गिव द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन मंथ्स, तो हम वहां पे ईयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि उसको मंथ में रहने दो तो हम उसको मंथ में रहने देंगे।
ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको स्टार्ट करें अब सॉल्व करना, अच्छा और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है एंड जो मैच्योरिटी वैल्यू तो मैंने लिख ही दिया। तो आर जो हमारा है वो 8% है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, आर है 8% पर एनम। ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं किसका, मैच्योरिटी वैल्यू का, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं मैच्योरिटी वैल्यू, या पहले इंटरेस्ट निकाल लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है। डायरेक्ट एमबी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है, एक साथ बहुत हैवी इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी मतलब 1200, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा, प्रिंसिपल हो गया 1200 इंटू एन, नहीं पता तो एन को एन रखते हैं, n+1 भी ऑब्वियस सी बात है, फिर नहीं पता हमें। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया 8%, तो यहां हो गया 8 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो दोनों कैंसिल हो गए, यहां 12 बचा, यहां 12 बचा, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसके बाद 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4। ठीक है, ये 4 जब अंदर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एन, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 4। अच्छा ये अंदर आएगा 4n इंटू एन, एन स्क्वायर, तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस n इंटू 1n, तो मतलब 4n। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, अब अगर यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दे, तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 122,12440, यहां पे रख दे, यहीं पे नीचे रख देते हैं, 12440 इज इक्वल्स टू P जो है हमारा वो है 1200 इंटू एन, तो ये हो जाएगा 1200n प्लस जो हमारा इंटरेस्ट है वो है 4n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, ऐड कर ले इसको, 4n स्क्वायर, ये तो अलग ही रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म है, 1200n प्लस 4n, तो ऐड होके हो जाएगा 1204n। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 12440 इज इक्वल टू, ये हमारा 4n स्क्वायर रहेगा, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, अगर हम 1200n को 4n में ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब अगर इससे हम कॉमन ले लें, कॉमन क्या ले सकते हैं, इससे कॉमन हम 4 ले सकते हैं, इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, इनफैक्ट काफी छोटी हो जाएगी। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहां बचता है n स्क्वायर प्लस, अच्छा 1204n है, तो यहां पे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, इंटू एन। 4 कॉमन ले लें क्योंकि n कॉमन लेने कोई मतलब नहीं है, n कॉमन ले सकते थे बट उसको कॉमन लेते बाद में नेक्स्ट स्टेप पे फिर अंदर n को मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इट इज ऑफ नो यूज, तो इसलिए मैंने n कॉमन नहीं लिया, मैंने सिर्फ 4 कॉमन लिया। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 12440, 4 से इसको काट दो तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 301n। ठीक है, इसको उस तरफ भेज दे तो फाइनल इक्वेशन बन के आती है 0 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110। ठीक, ये इक्वेशन तो फिर भी थोड़ी छोटी है, काफी छोटी इनफैक्ट। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये इक्वेशन इतनी बड़ी आती है कि यहाँ के जो नंबर्स होते हैं, इसके जो कांस्टेंट टर्म होता है जनरली वो लैक्स में चला जाता है। ठीक है, वैसे केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इसको स्प्लिट करने का ट्राई करते हैं तो या तो स्प्लिट होता नहीं है, और अगर होता भी है कई बार तो 5 मिनट 10 मिनट केवल स्प्लिटिंग में चला जाता है, 15-15 मिनट तक कई बार बच्चों को सिर्फ स्प्लिट करने में लग जाता है, ये प्रॉब्लम है। किन क्वेश्चन में, बैंकिंग का वो वाला क्वेश्चन जिसमें मैच्योरिटी वैल्यू दी हो और एन निकालना हो, वहां ये दिक्कत आती है। इंटरेस्ट वाले में नहीं आएगी, जहां इंटरेस्ट दिया है और एन निकालना हो वहां नंबर छोटे होंगे हमेशा, लेकिन जब मैच्योरिटी वैल्यू दिया हो और एन निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, नंबर इंस्टॉलमेंट निकालना है कह लो, तो उस केस में दिक्कत आती है।
ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन है, जो तरीका अभी हम बता रहे हैं सॉल्व करने का, बट ये ध्यान रखना कि स्प्लिटिंग करने का ये जो मेथड है, ये मेथड बाकी किसी चैप्टर में अगर क्वाड्रेटिक बनती है तो वहां वर्कआउट नहीं करेगा। ये जो मेथड है ये वर्कआउट केवल तब करेगा जब हम बैंकिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसमें एमवी दिया हुआ है और हमें एन निकालना है, उसके स्प्लिटिंग में मेथड काम करता है। ठीक है, अब मेथड क्या है? देखो मेथड ये है कि ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है, जो कोफिशिएंट लास्ट वाला कांस्टेंट है, ठीक, हम उस कांस्टेंट को प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं और ये चीज ध्यान रखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जनरली हम लोग कब तक करते हैं? जब तक वो वैल्यू कम होते 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 1 नहीं हो जाती। यहां पर ये ध्यान रखना है, हमें उसको 1 तक नहीं प्राइम फैक्टराइज करना है, हमें केवल तब तक करना है जब तक ये जो मिडिल वाला टर्म है 301, हम इसके क्लोज नहीं आ जाते, इसके आसपास आके रुक जाना है। ठीक है, तो अगर मैंने प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट किया इसको 31100 को, सॉरी 0 को, तो 3110, ठीक, सबसे पहले किससे डिवाइड करें इसको? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 को किया 3 से, एक बार डिवाइड हुआ 1, यहां बचा 1 और 1 11 हो गया, फिर हुआ 5 टाइम्स डिवाइड, फिर 11 हो गया, फिर हुआ 5 टाइम्स डिवाइड, और फिर 10 हो गया, तो ये हो गया फिर 5 टाइम्स डिवाइड। ठीक है, इसके बाद 2 से बंद हो गया, अब ये 2 से नहीं होगा। अच्छा ये ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक रूल होता है कि कोई चीज 2 से अगर डिवाइड होना बंद हो गई तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 3 से, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे 5 पे या 7 पे, पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, अब 3 से तो होगा नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। कैसे चेक करते हैं? डिजिट्स को ऐड करते हैं, अगर वो जो रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 1 16 आ रहा है, 16 3 से डिवाइड नहीं होता तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो 5 से किया, अच्छा 5 से जब करेंगे तो 15 डिवाइड हो जाएगा 5 × 3, फिर 5 × 1 एंड 5 × 1। ठीक, अब क्या बताया था कि कब तक प्राइम फैक्टराइज करना है? जब तक ये जो मिडिल वाला नंबर है इसके क्लोज नहीं आ जाते। देखो हम इसके क्लोज आ गए हैं, मिडिल वाला नंबर है 301 और हमारा अभी जो फैक्टर दिख रहा है वो है 311, तो इसके काफी क्लोज है। अब हम रुक जाएंगे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन बंद कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? यही जो नंबर आया है, मतलब जो मिडिल वाले टर्म के क्लोज नंबर आया है, ये नंबर हमारा फर्स्ट फैक्टर है। 2 फैक्टर निकालते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में, तो ये हमारा पहला फैक्टर है। ठीक है, 311 हमारा फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कैसे आएगा? उसके लिए यहां पे जो नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा, यहां पे जो नंबर आए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को n स्क्वायर के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या है? 2 है, 5 है, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक, रिजल्ट आएगा 10 और 10 को हम n स्क्वायर के साथ जो नंबर है जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 1 हो जाएगा 10। ठीक, तो हमारा दूसरा फैक्टर होगा 10, हमारा फर्स्ट फैक्टर है 311। ठीक, तो अभी यहां पे इसको रब कर दे रहे हैं, तो मैंने वर्किंग दिखाई थी ऐसे ही। तो स्प्लिटिंग में 2 फैक्टर मिल गए। फैक्टर क्या मिले? 0 = n स्क्वायर प्लस 311n माइनस, वो दूसरा वाला फैक्टर क्या है? 10 आया था, तो 10n माइनस 3110। ठीक, कॉमन ले, इन दोनों से कॉमन लेंगे अगर, तो कॉमन आएगा n, यहां पे क्या बचेगा? n प्लस 311 और फिर अगले 2 ब्रैकेट से अगली 2 वैल्यू से कॉमन लेंगे, तो इससे कॉमन आएगा -10, तो बचेगा n प्लस 311, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के दोनों साइन रिवर्स हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव थे दोनों पॉजिटिव हो गए। अब यहां से क्या आया? यहां से आया 0 = n प्लस 311, n प्लस 311 दोनों जगह है, वो कॉमन ले लो, तो आ जाएगा n प्लस 311 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां n बचा माइनस यहां पे 10 बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n - 10। अब क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली अलग अलग 0 से इक्वेट कर देंगे, तो n - 10 = 0। ठीक, यहां से 10 को इस तरफ ले आए, n की वैल्यू 10 हो गई और सेकेंड ब्रैकेट n प्लस 311 = 0,
तो यहां से n आएगा -311, ठीक है। तो जो सेकेंड वैल्यू यहाँ पे आ रही है n इक्वल्स टू -311, वो नेगेटिव है और नेगेटिव टाइम होगा नहीं तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है n इक्वल्स टू 10 मंथ्स। क्लियर है ये? तो ये जो इक्वेशन स्प्लिट करना बताया मैंने, हम एक इसका एग्जांपल और बताते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसका। तो पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, हम डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख रहे हैं और उस इक्वेशन को बैंकिंग में बोर्ड में क्वेश्चन आया तो उसमें इक्वेशन बन के आई थी, तो हम डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख रहे हैं और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन एक बार बोर्ड में बन के आई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें कि ये इक्वेशन बन के आ रही थी n7n स्क्वायर माइनस 2407n माइनस 61800, शायद ये प्लस का था, हाँ ये प्लस का था, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में वही करना है जो अभी मैंने बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है, मतलब कि हमें एक क्वेश्चन मिलेगा प्रॉपर, हम उसको सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जाके डायरेक्ट एक इक्वेशन बन के आएगी जिसके कोफिशिएंट, जिसके कांस्टेंट टर्म, जो नंबर्स होंगे काफी बड़े होंगे। तो ऐसे देखो यहाँ पे जो नंबर है लास्ट में कांस्टेंट वो है 61,800, 61800, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी नंबर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो जनरली कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी, ऐसी इक्वेशन लास्ट में बन के आ जाती है। अब मैंने प्रोसेस जो बताया था एक बार रिपीट कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, ठीक। तो प्रोसेस क्या बताया है कि जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है उसको प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे, और कब तक प्राइम फैक्टराइज करेंगे? जब तक कि इस मिडिल वाले टर्म जो कि है 2407 इसके क्लोज नहीं आ जाते। तो इसका मतलब है 61800 को प्राइम फैक्टराइज करना है। कब तक करना है? इसके क्लोज आने तक, ठीक है। तो जब तक ये 2 से डिवाइड होगा 2 से करेंगे, जब 2 से बंद हो जाएगा तो नेक्स्ट ट्राई 3 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, 7 से करेंगे एंड सो ऑन। तो पहले अगर 2 से करें तो 2 से अगर करेंगे तो 61800 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 1 नहीं होगा मतलब 0, 18 हो गया तो मतलब 9, फिर 0 एंड 0, ठीक। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 1, 5, 4, 5, 0, फिर 2 से करेंगे, ठीक। तो 15 डिवाइड हुआ तो आएगा 7, 7, 2, 5। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, नंबर ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं होगा तो फिर जनरली लोग 5 पे जंप कर जाते हैं, दिख रहा है आखिरी में 5 है तो 5 से कर दिया तुरंत। ये नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं, उससे डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो उससे ऊपर जाते हैं, फिर नेक्स्ट उससे ऊपर जाते हैं, उससे ऊपर जाते हैं। तो जब ये 2 से बंद हो गया तो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 3 से। तो अगर हम 3 से करें, इसको 3 से हो रहा है डिवाइड ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2, 17 हो गया तो आया 5 टाइम्स, 22 हो गया तो 7 टाइम्स एंड फिर 5 टाइम्स। जैसा मैंने बोला था, जैसे ही मिडिल वाले टर्म के पास आएंगे रुक जाना है, आगे नहीं करना है। तो ये जो मिडिल वाला टर्म है इसके पास आ गए, देखो 2400 ये टर्म है और हम भी आ गए 2500 के अराउंड आसपास है, तो इसके पास है वैल्यू। तो मतलब ये हमारा पहला फैक्टर है, आगे नहीं करना प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारा फर्स्ट फैक्टर है 2575, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या बताया कैसे मिलेगा? दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर के साथ, जो नंबर है n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? देखो ये आ रहा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो ये सब मल्टीप्लाई होकर 24 आ रहा है और 24 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 इंटू 7 होता है 168। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 168, ठीक है। अब फैक्टर्स मिल गए, एक फैक्टर है 2575 और दूसरा फैक्टर क्या है 168 की। 168 कैसे आ रहा है बताए, फिर से बता दे रहे हैं एक बार। क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे ये इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 एंड फिर इस 24 को
एन स्क्वायर के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। एन स्क्वायर के साथ 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 168। ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया 2575, सेकेंड फैक्टर हो गया 168, तो ये हो गया 7n स्क्वायर प्लस 2575n माइनस 168n माइनस 61800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से अगर हम इससे n कॉमन ले लें, n ही कॉमन आएगा केवल, तो बचेगा 7n प्लस, क्योंकि सिर्फ n कॉमन लिया है तो यहां पे ये 2575 बच जाएगा। ठीक, और फिर अगर अगले दो टर्म से हम -24 कॉमन ले लें, तो अगर हम -24 कॉमन लेते हैं तो ये है 24 7 जा, तो यहां बचेगा 7n प्लस, और यहां बचेगा 2575 इक्वल्स 0। ठीक है, अब 7n प्लस 2575 यहां भी है और 7n प्लस 2575 यहां भी है, तो इसको हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो अब कॉमन ले लेंगे 7n प्लस 2575। ठीक है, ये इससे और इससे कॉमन आ गया, तो जब 7n प्लस 2575 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा यहां पे n बचेगा माइनस यहां क्या बचेगा 24 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ n बचा, यहाँ 24 बचा, तो आ गया n माइनस 24 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इंडिविजुअली क्या करेंगे, एक एक करके पहले इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे और इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे। जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे n आएगा 24 मंथ या फिर 2 ईयर हमारा आंसर होगा। ठीक है, बैंकिंग चैप्टर में यही मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट की रहती है कि जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है और n निकालना है, वहां तो इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाती है, छोटे नंबर्स आते हैं, इजीली स्प्लिट हो जाती है। लेकिन जहां मैच्योरिटी वैल्यू दिया हो और n निकालना हो, वहां कई बार बहुत लेंदी बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। तो वो मैंने तरीका तुम्हें बता दिया, ध्यान रखना है, तरीका उसी चैप्टर में अप्लाई होगा, सिर्फ बैंकिंग में और किसी चैप्टर में क्वाड्रेटिक बनती है तो वहां ये तरीका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, चैप्टर कंप्लीट। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू।